वेलकम टू इकॉनिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 50 और गाइस डे 50 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 50 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन नंबर 50 तक करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 आपको गिवन है कि टू फ्रेंड आदिति एंड राजू आर डिसाइडिंग इंडिपेंडेंटली वेदर टू वॉच अ मूवी और गो टू अ म्यूजिक कंसर्ट दैट इवनिंग। Both friends would prefer to spend the evening together than apart. Aditi would prefer that they watch a movie together, while Raju would prefer that they go to the concert together. The payoff matrix arising from their action is presented below. P and 1 minus P are the probability that Aditi will decide in favor of the movie and concert, respectively. Similarly, Q and 1 minus Q are the probability that Raju will decide in favor of the movie and concert, respectively. Then, which one of the following ऑप्शन करेक्टली कंटेन ऑल द नैश इक्विलिब्रियम? ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको पूछा क्या है कि ऑल द नैश इक्विलिब्रियम मतलब कि यहाँ पे प्योर नैश इक्विलिब्रियम और प्लस मिक्स, तो आपको दोनों निकालना है, प्योर और मिक्स। प्योर तो गाइज बहुत ही ईजी है निकालना, और मिक्स जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे आती है। ओके ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको गिवन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही ऑप्शन है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि दो प्लेयर है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। प्लेयर 1 की लेट से आदिति और प्लेयर 2 जो है राजू। और प्लेयर 1 जो है इसका दो आउटकम्स है, एक आपका है मूवी और दूसरा है कंसर्ट, और राजू का मूवी और कंसर्ट। और गाइज पे ऑफ मैट्रिक्स भी आपको गिवन है। और आदिति जब मूवी को चूज करती है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज पी, और जब कंसर्ट को चूज करती है तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1 माइनस पी। सिमिलरली फॉर द राजू, राजू जब ये मूवी को चूज करता है तब इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज क्यू, और जब ये कंसर्ट को चूज करता है तब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1 माइनस क्यू। और ये सिंपल आपको जो है पी ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। और गाइस ये चीज आपको जो पता होना चाहिए, जो ये जो फर्स्ट वाला है दिस 2 0 0 एंड 1, ये जो मैं रेड पेन गाइस जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये आपका प्लेयर 1 का पे ऑफ है। ठीक है, और सिमिलरली गाइस ये जो येलो से जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज 1 0 2 एंड 0 दैट इज फॉर द प्लेयर 2, दैट इज फॉर द प्लेयर 2। ठीक है, ओके, तो गाइस अब यहाँ पे आपको सिंपल पूछा गया है कि टोटल नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हम इसका मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो गाइस मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम निकालने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अब खुद सोचो कि प्लेयर 1 मूवी को कब चूज करेंगे। जाहिर सी बात है जब इसका यूटिलिटी यहाँ पे ज्यादा मिल रहा होगा एज कंपेयर टू कंसर्ट, तभी मूवी को चूज किया होगा। सिमिलरली फॉर द राजू, राजू जो है मूवी को कब चूज करेंगे जब उसकी यूटिलिटी मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है मूवी पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना होगा फॉर द प्लेयर 1 एंड द प्लेयर 2, एंड देन गाइस फिर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं प्लेयर 1 की बात करता हूँ। तो यहाँ पे प्लेयर 1 कौन है? प्लेयर 1 आपका है आदिति। ठीक है, प्लेयर 1 आदिति। तो गाइस खुद सोचो कि आदिति या फिर जो प्लेयर 1 है वुड चूज मूवी व्हेन utility from movie utility from movie is greater than utility from concert. hmm? Okay, so guys just find the expected utility. तो यहाँ पे expected utility guys क्या होगा, just find that is guys ये क्या था, p था ना, ये यहाँ पे q था और ये आपका 1 माइनस q था। ठीक है, सो 2 इंटू क्यू दैट इज 2 इंटू क्यू प्लस प्लस 0 into 1 minus q, 0 into 1 minus q, so 0 into 1 minus q, so this is the expected utility, okay, for the music,
is greater than the expected utility for the concert. So guys, similarly, 0 into q, 0 into q plus 1 into 1 minus q, 1 into 1 minus q, तो यहाँ पे क्या होगा 1 into 1 minus q, ठीक है। तो गाइज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2q, 2q ग्रेटर देन 1 माइनस q, तो इसको सॉल्व करेंगे ये q इधर जाएगा तो क्या होगा q इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब q की वैल्यूज ग्रेटर देन 1/3 होगा तब आदिति जो है मूवी को चूज करेंगे एज कंपेयर टू कंसर्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है ज्यादा है मूवी पे एज कंपेयर टू कंसर्ट, ठीक है। ओके, सिमिलरली गाइस दूसरा केस ये भी तो होगा कि प्लेयर वन मतलब आदिति, आदिति would choose would choose concert when utility from concert is greater than the expected utility from music। सिंपल गाइस, यही वाला केस को हम लोग उलाट देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2q इज लेस देन 1 माइनस q, तो यहाँ से क्या आएगा कि q इज लेस देन 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब q का वैल्यू लेस देन 1/3 होगा तब जो है आदिति कंसर्ट को चूज करेगी, ठीक है। अब गाइस इक्वल वाला साइन है, इक्वल वाला साइन, सो प्लेयर वन वुड, ओके, प्लेयर वन would be indifferent between between uh, between music एंड कंसर्ट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जस्ट इक्वल वाला साइन आ जाएगा तो क्या होगा 2q इक्वल टू 1 माइनस q, तो गाइस यहाँ से q का वैल्यू क्या आएगा 1/3, डन, ओके। अब गाइस सिमिलरली जो है आपको प्लेयर टू के केस में निकालना है, ओके। सो सिमिलरली फॉर द प्लेयर टू केस में, ठीक है। तो प्लेयर टू, और गाइस प्लेयर टू यहाँ पे कौन है राजू, तो वुड राजू वुड चूज म्यूजिक म्यूजिक व्हेन यूटिलिटी utility from playing music is greater than utility from concert, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, राजू की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। तो गाइस मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, ओके। और गाइस आदिति टू चूज मूवी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या था p, और इसका क्या था 1 माइनस p, और ये 1 0 0 2, ये आपका जो है प्लेयर टू की पे ऑफ मैट्रिक्स है, ओके। तो गाइस सिमिलरली 1 into 1 into p, 1 into p and 0 0 into 1 minus p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फॉर म्यूजिक क्या होगा यहाँ पे गाइस 1 into p plus 0 into 1 minus p is greater than the expected utility for concert, तो यहाँ पे क्या होगा 0 into 1 minus p and 2 into 1 minus p, ओके। 0 into p plus 2 into 1 minus p, तो यहाँ पे क्या होगा 0 into 0 into p प्लस 2 into 1 माइनस p, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा p ग्रेटर देन 2 माइनस 2p, ठीक है, 2 माइनस 2p। तो गाइज यहाँ पे इधर इसको लेके आएंगे तो ये क्या होगा 3p ग्रेटर देन 2, इसका मतलब कि p इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। तो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 होगा तब जो है राजू चूज करेंगे म्यूजिक को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कंसर्ट पे, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली इसका दूसरा केस आप जो है बना सकते हो, ठीक है, जस्ट इसके ऑपोजिट केस को लेके, ठीक है। तो जस्ट फाइंड आउट द प्लेयर टू, प्लेयर टू would would play concert would play concert
व्हेन यूटिलिटी फ्रॉम कंसर्ट इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी फ्रॉम म्यूजिक। तो गाइस यही वाला केस को उलाट देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि P इज लेस देन टू माइनस टू पी। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज P इज लेस देन 2/3, ठीक है। सिमिलरली गाइस इक्वल वाला केस लेंगे, तो प्लेयर टू वुड बी indifferent between म्यूजिक एंड कंसर्ट, ठीक है। तो गाइस जस्ट इक्वल वाला साइन आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू 2 - 2P। तो यहां से P का वैल्यू क्या आ गया 2/3, डन। तो गाइस P का वैल्यू क्या आया इक्वल टू 2/3 एंड Q का वैल्यू आया आपका 1/3। सो दिस इज योर मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। दैट इज योर मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। तो गाइज जब अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे गाइज 2/3 है और यहाँ पे भी P का वैल्यू 2/3 है, बट यहाँ पे 1/3 है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका गॉन, ठीक है, ओके। तो गाइज बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ओके फाइन। अब गाइज हम लोग जब प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम की बात करें तो गाइज यहाँ पे खुद देखो ना कि जब आदिति अगर मूवी को चूज करती है देन व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द राजू, 1 या 0? ऑब्वियसली 1। Okay, so when Aditi choose concert, then what will be the best strategy? Best strategy for the Raju is 0 या 2, obviously 2. Okay, so when Raju choose movie, then what will be the best strategy for 0 या 2? Obviously 2. ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी। तो गाइज ये 2-1 और ये 1-2 आपका जो प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम है। और गाइज यहाँ पे जो यहाँ पे P है और यहाँ पे 1 - P है, सिमिलरली यहाँ Q है और यहाँ पे 1 - Q है। तो गाइज जब 2 और 1 होगा इसका मतलब कि ये प्योर स्ट्रैटेजी है, मतलब P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर मैं 1-2 की बात करूं तो ये 1 - P एंड 1 - Q, okay, so 1 - P, so that is 1 - 1 equal to 0, 1 - 1 equal to 0, okay, so guys option number A would be the correct answer, ठीक है। गाइज ये तो हमें पता है ना, ये तो आपका मिक्स स्ट्रैटेजी से आया है। और ये जो दो है ना, ये दो जो आपका आया है प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो आपका स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम है, 2-1 एंड 1-2। तो 2-1 का मतलब कि यहाँ पे P एंड Q जो है की वैल्यू जो एग्जैक्ट है, मतलब एग्जैक्ट है गाइस, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज 1-1। सिमिलरली गाइस 1 - 1, सो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 0-0 के केस में बन जाएगा, दैट्स इट, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए, डन, ओके। ओके गाइज मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। और गाइज 46 आपको गिवन है कि कंसीडर अ टू गुड इकोनॉमी वेयर A denote the consumption of apricots and B denote the consumption of bananas. Anu's utility function is given A plus 2B and Binu utility function is given by mean A 2B. And जो Anu's initially has no apricot and 12 bananas, and Binu's has 12 and no bananas. In the competitive equilibrium, which one of the following will be the Anu's optimal consumption bundle? Okay, fine. तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन क्या है, दो यूटिलिटी फंक्शन गिवन है। एक आपका है अनु का, दैट इज यू ए आपको गिवन है A plus 2B, ठीक है, ओके। और गाइज यू बी आपको गिवन है क्या, मीन ऑफ A, 2B, ये आपको गिवन है। तो गाइस मैं A और B को जो है ना रिप्लेस करता हूँ X और Y से। तो लेट्स सी कि A इज इक्वल टू X और B इज इक्वल टू Y। तो अब ये क्या हो जाएगा, यू ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और यू बी यहाँ पे क्या होगा, मीन ऑफ x कॉमा 2y, ओके फाइन, ओके। और गाइस यहाँ पे गिवन है कि जो अनु के पास है 0x है, मतलब नो x, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, बट इसके पास y जो है ये 12 है,
ओके y 12 है। तो गाइज दिस इज द इनिशियल एंडाउमेंट विथ अनु। सिमिलरली फॉर बीनू यहाँ पे x इक्वल टू 12 है और y इक्वल टू 0 है। फॉर बीनू इनिशियली 12x एंड नो y। ठीक है। तो गाइस अब आपको बताना है कि द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में जो है अणु की ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल क्या होगा। ओके फाइन। तो गाइस लेट्स से कि जो अणु का जो इनकम है ये आपका M1 है। सिमिलरली फॉर इंडिविजुअल बी, बीनू का इनकम M2 है। फाइन। ओके। और गाइस हमें M1 बजट लाइन क्या होता है, M1 इक्वल टू एक्स पी वन प्लस वाई पी टू। तो गाइज M1 इक्वल टू एक्स क्या है, इसके पास 0 है, सो 0 इंटू पी वन प्लस वाई क्या है यहाँ पे 12 इंटू पी टू। तो गाइज यहाँ पे M1 का जो वैल्यू आया दैट इज 12 P2 आ रहा है। फाइन। ओके। सिमिलरली गाइज हम इंडिविजुअल बी का भी निकालेंगे। ठीक है। तो इंडिविजुअल बी का गाइज क्या आएगा, M2 इज इक्वल टू वही वाला एक्स पी वन प्लस वाई पी टू। तो M2 इज इक्वल टू एक्स गाइज इसके पास 12 है, तो दैट इज 12P1 प्लस 0 इंटू P2। तो यहाँ पे आपका M2 का वैल्यू क्या आएगा 12P1। ठीक है। फाइन। तो M1 का गाइज जो वैल्यू है ये आपका आया 12P2 और M2 का वैल्यू आपको आया 12P1। फाइन। ओके। और गाइस ये जो केस है ना ये आपका कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम का केस है, मतलब परेटो एफिशिएंट। और गाइस आपको पता होना चाहिए जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और मीन रहे तो उसका जो कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम या फिर जो परेटो एफिशिएंट गाइस जो पॉइंट होता है वो आपका डायगोनल पे होता है। ठीक है। मैं एक बार गाइस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंडिविजुअल ये है ये आपको गिवन है क्या, x प्लस 2y। और जो इंडिविजुअल बी है ये आपको गिवन है मीन ऑफ x कॉमा 2y। ठीक है। x कॉमा 2y। और गाइस जो टोटल x है, जो टोटल x है ये आपका 12 है और जो टोटल y है ये आपका 12 है। हाँ, दैट इज 0 प्लस 12 दैट इज 12 एंड 12 प्लस 0 दैट इज बट 12। तो गाइज जब मैं इसका अगर एजवर्थ बॉक्स अगर गाइज मैं बनाऊंगा तो ये स्क्वायर आएंगे, 12 12 का स्क्वायर बॉक्स बनेगा गाइज। ठीक है। ओके। तो दैट इज 0 से 12 और ये आपका 12 और ये आपका डायगोनल लाइन है। ठीक है। और गाइज इसका जो स्लोप है इंडिविजुअल वन का स्लोप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 2। तो इसका स्लोप क्या है हाफ। और गाइज ये वाला जो साइड होता है ये इंडिविजुअल वन का होता है। ठीक है। इंडिविजुअल वन का होता है और ये इधर वाला साइड इंडिविजुअल टू का होता है। तो गाइज जस्ट इसका बजट लाइन इंटरफेरेंस कर्व क्या आएगा हाफ पे, सो दैट इज 6, सो 12/6 दैट इज हाफ। तो लेट से गाइज ये पॉइंट मैं अल्फा पे चेक कर रहा हूँ और इसका बेटर ऑफ रीजन फॉर इंडिविजुअल ए, बेटर ऑफ रीजन गाइज इसका इधर है। हाँ, बेटर ऑफ रीजन फॉर इंडिविजुअल वन दिस साइड। ओके। और गाइस जो कॉम्प्लीमेंट का जो ग्राफ होता है मीन वो एल शेप होता है, बट इंडिविजुअल टू गाइस वो इस साइड से तो इसका उल्टा कर्व होगा लाइक दिस। ठीक है। और गाइस जो इंडिविजुअल टू है इसका बेटर ऑफ रीजन कहाँ पे है, ठीक है, इसका जो बेटर ऑफ रीजन है गाइस दिस साइड, बेटर ऑफ रीजन। सो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज अ नो इंटरसेक्शन बिटवीन द बेटर ऑफ रीजन, दैट्स व्हाई अल्फा इज द परेटो एफिशिएंट पॉइंट। ठीक है। तो गाइस अब कोई सा भी पॉइंट उठा लो इस डायगोनल पे, ठीक है, तो उसका बेटर ऑफ जो रीजन है उस पर इंटरसेक्शंस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल लाइन है गाइस ये आपका क्या है, परेटो एफिशिएंट पॉइंट है। ठीक है। दैट इज योर परेटो एफिशिएंट पॉइंट। ठीक है। तो ये जो गाइस पूरा लाइन है ना ये वाला, ये जो पूरा लाइन है ये आपका परेटो एफिशिएंट पॉइंट है। ठीक है। दैट इज परेटो एफिशिएंट पॉइंट। डन। ओके गाइस, बट हमें जो है ना पूछा क्या गया है कि कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की वैल्यूज पूछी गई है। ओके। और गाइस हमें पता है कि जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस रहे तो वहां पे गाइस तीन केस बनते हैं। पहला केस स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी, ठीक है, या फिर
स्लोप या स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। यही तो गाइस तीन पॉसिबल केस बनते हैं अंडर द व्हाट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। तो गाइस यहाँ पे भी आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे भी गाइस आपका जो है तीन पॉसिबल केस बनेंगे। ठीक है, तो गाइस हम लोग पहला पॉसिबल केस के बारे में डिस्कस करते हैं, केस 1। ठीक है, केस 1। तो केस 1 गाइस, स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज P1 by P2 इज लेस देन स्लोप ऑफ IC, और गाइस स्लोप ऑफ IC 1/2 है। ठीक है, तो इस केस में गाइस अब हम लोग इसका डिमांड निकालते हैं। ओके गाइस, टोटल एक्स की जो वैल्यू है वो आपका 12 है, तो x1 मतलब बाय इंडिविजुअल 1 एंड x2 इक्वल टू 12। 12। ओके ओके, तो गाइस जब भी स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी होता है, इस केस में कंज्यूमर जो है ऑल ऑफ एक्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है सारा का सारा एक्स को कंज्यूम कर जाएगा। एक्स का मतलब क्या कि दैट इज m1/p1, m1/p1 प्लस x2। ओके, तो गाइस इसका आपको डिमांड फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, यू बी आपको यहाँ पे क्या है, यू बी, मैं यहाँ पे पहले गाइस इसका डिमांड फंक्शन निकाल देता हूँ। मीन ऑफ x कॉमा 2y है, तो इसका किंग कहाँ पे बन रहा है, x इक्वल टू 2y पे। तो गाइस इसका बजट लाइन क्या था, m2 इज इक्वल टू x p1 प्लस y p2। तो m2 इज इक्वल टू x के जगह x इक्वल टू क्या है 2y, तो यहाँ पे जस्ट 2y लिखो, p1 प्लस y p2। तो यहाँ से m2 का गाइस क्या वैल्यू आएगा, जस्ट यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको आएगा 2p1 प्लस p2। हाँ, 2p1 प्लस p2, तो यहाँ से गाइस y का जो वैल्यू आपको आएगा दैट इज m2 बाय 2p1 प्लस p2। अब गाइस ये y जो है ना आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मुझे x स्टार मिल जाएगा। x स्टार का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2m2 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2। तो गाइज हमें y स्टार और x स्टार जो इसका मार्शल डिमांड है ये हमें पता है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे इंडिविजुअल 2 फॉर द x का वैल्यू क्या है 2m2, सो दैट इज 2m2 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2 इक्वल टू 12। ठीक है, और गाइस हमें पता है कि जो m1 का जो वैल्यू है ये आपका क्या है 12p2, तो यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे 12p2, सो दैट इज 12p2 डिवाइडेड बाय p1। ठीक है, प्लस 2m2 का गाइस वैल्यू क्या आ रहा है 12p1, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 2 और यहाँ पे 12p1 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2 इक्वल टू 12। फाइन, ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या है p1 बाई p2 लेस देन 1/2। तो गाइस आप खुद सोचो कि p2 बाई p1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 होगा, तो ये 12 इंटू और यहाँ पे p2 बाई p1 जो कि ग्रेटर देन 1/2 है, और प्लस 24 p1, और गाइस मैं p1 को नीचे में लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा 2p1 डिवाइडेड बाय p1 प्लस p2 बाय p1 इक्वल टू 12। तो गाइस ये 24 प्लस समथिंग विच इज पॉजिटिव, और गाइस ये नॉट इक्वल टू 12, ये LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये होगा ही नहीं। ठीक है, RHS तो 12 है, बट गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है कि LHS इक्वल टू RHS होंगे, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये आपका नॉट पॉसिबल वाला केस बन गया, नॉट पॉसिबल वाला केस बन गया। अब गाइस हम लोग केस 2 लेते हैं कि p1 बाय p2 इक्वल टू 1/2। केस 2 p1 बाय p2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो गाइस इस केस में सेम चीज टोटल डिमांड, सो टोटल डिमांड x1 प्लस x2 इक्वल टू 12। ओके फाइन गाइस, जब भी P1 बाय P2 मतलब जो स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसीज होता है फॉर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, तो उस केस में गाइस जो कंज्यूमर होता है उसका डिमांड कहाँ से कहाँ तक होता है 0 टू m/p1 तक होता है। ठीक है, तो 0 टू
m1/p1 प्लस x2 गाइस, x2 तो एज इट इज डिमांड करेगा, क्योंकि मेन के लिए तो गाइस कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहेंगे। सो दैट इज x2 का वैल्यू क्या था, 2m2 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2 इक्वल टू 12। फाइन, ओके गाइस, यहाँ पे क्या आ रहा है कि 0 इंटू m1 का वैल्यू क्या था, m1 का जो वैल्यू था गाइस आपका 12p2 था। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो 12p2, दैट इज 12p2, और ये डिवाइडेड बाय p1 प्लस 2m2। m2 का गाइस क्या वैल्यू था 12p1, सो 12p1 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2 इक्वल टू 12 होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 0 टू 12 इंटू p2/p1। ठीक है, p2/p1, तो p2/p1 क्या होगा 2 प्लस 24, ये क्या होगा 24p1। ठीक है, 24p1, तो गाइस p1 को नीचे में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2p1 डिवाइडेड बाय p1 प्लस p2/p1। फाइन, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो 0 टू 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय, गैस ये क्या है p1 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस, गैस यहाँ पे क्या है p2/p1, बट यहाँ पे p1/p2 1/2 है, तो जाहिर सी बात है p2/p1 क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 बन गया इक्वल टू 12। तो गैस यहाँ पे क्या 0 टू 24 प्लस 24/4 इक्वल टू 12। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से डैश प्लस 6 इक्वल टू 12। गाइज यहाँ पे क्या है 0 टू 24, मतलब 0 टू 24 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे 6 आया, तो गाइज क्या ये 12 के इक्वल है, यस, यहाँ पे अगर 6 हो जाएगा तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका पॉसिबल केस बन जाएंगे, डन, ये आपका पॉसिबल केस बन जाएगा। ओके गैस, सिमिलरली जो है ना आप केस नंबर 3 खुद से कर लेना, p1/p2 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो उस केस में फिर आप करके देखना कि वो क्या आ रहा है, मतलब वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो भी जो है नॉट पॉसिबल केस आएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस का जो वैल्यू आया वो क्या आया, p1/p2 इज इक्वल टू हाफ। p1/p2 इज इक्वल टू हाफ, क्यों, क्योंकि गाइज ये हाफ पे सेटिस्फाइड हो रहा है ना, हाँ ये हाफ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। सो द इक्विलिब्रियम प्राइस, सो द इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू p1/p2 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, p1/p2 इज इक्वल टू हाफ। फाइन, ओके, बट गाइज हमें क्या निकालना है, कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम बंडल ना, कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम बंडल हमें निकालना है। सो कंपिटिटिव कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम बंडल, इक्विलिब्रियम बंडल, ओके, बंडल, तो गाइज मैं पहले जो इंडिविजुअल बी का निकालता हूँ। इंडिविजुअल बी का वैल्यू क्या था, x2 स्टार का वैल्यू क्या था 2m2 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2, वही था ना, और m2 का गाइज वैल्यू क्या था 12p1, 12p1 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 24, और p1 गाइज नीचे में चले जाएगा, तो p1 प्लस p2/p1, तो ये क्या बन जाएगा 24 2 प्लस p2/p1, और p1/p2 गाइज हमें पता है कि 1/2 है, तो p2/p1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, जो x2 स्टार इज इक्वल टू 24/4। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो जो x2 स्टार का वैल्यू 6 आ रहा है, और टोटल x, गाइस टोटल x आपका कितना था 12 था, तो इंडिविजुअल बी ने ऑलरेडी 6 कंज्यूम कर लिया,
तो इंडिविजुअल x1 गाइस कितना कंज्यूम करेगा 6, इंडिविजुअल 1 का वैल्यू क्या आएगा 6, डन। ओके, सिमिलरली गाइस फॉर y2, ठीक है, सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ y2, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे y2 का वैल्यू गाइस निकालो। y2 स्टार का वैल्यू क्या था, y2 स्टार m2 डिवाइडेड बाय 2p1 प्लस p2। तो y2 स्टार गाइस इसको हम लोग जब m2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 12p1 फिर 2p1 प्लस p2 फिर y2 स्टार इज इक्वल टू ये p1 नीचे में चले जाएगा तो ये 2 प्लस 2, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। सो y2 स्टार का गाइज यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 3। तो जब इंडिविजुअल b ने 3 को कंज्यूम किया तो इंडिविजुअल a जो है गाइज फॉर y ये कितना कंज्यूम करेगा फॉर इंडिविजुअल 1, दैट इज टोटल 12 था तो 12 माइनस 3 दैट इज 9, दैट इज 9। तो जो इंडिविजुअल 1 है मतलब जो ए है अनु है, ये आपका 6 यूनिट ऑफ x एंड 9 यूनिट ऑफ y जो है कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 6x and 9y, 6x and 9y। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 आपको गिवन है कि अ डुअल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर M, ठीक है, एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर A इज depicted in the figure below. Okay, so 0M and OA is the total labor force available in the economy. Okay, total labor force. So 0M and 0A. So this is the total labor force available in the economy. Okay, okay. Is the labor force, yeah, labor force available in the economy of which OM LSM. So guys, this is OM LSM. ये आपका जो है लेबर सप्लाई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर before any migration was allowed among the laborer. Okay, and the vertical axis जो है ये आपका वेज रेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और जो राइट हैंड साइड है ये आपका एग्रीकल्चर वेज रेट है, ठीक है। ओके, और डब्ल्यू एम यहाँ पे आपको गिवन है कि डब्ल्यू एम एग्रीकल्चर डब्ल्यू ए सेक्टर। ओके, LDM, LDA. So guys, this line LDM and LDA जो है is the demand of labor in the manufacturing sector with respect to a OMOA as the origin. Okay, so if the ways are flexible and labor is allowed to migrate between these two sectors, then it will be the true that कि ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, तो गाइस जो टोटल लेबर फोर्स है, ठीक है, जो आपका जो टोटल लेबर फोर्स है दैट इज दिस दिस मच OM टू OA, ठीक है, OM टू OA। ओके, ओके, अगर गाइस मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल माइग्रेट बिफोर द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी LALSM, मतलब ये वाला LALSM। ओके फाइन गाइस, अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ में ही गाइस हर चीज छुपा हुआ है, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व फॉर द एग्रीकल्चर है, ठीक है, और ये आपका डिमांड कर्व फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ओके, बट गाइस अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम वेज रेट की, तो इक्विलिब्रियम वेज रेट प्रिवेलिंग एट द W2 पे, फाइन। ओके, W2 पे गाइस आपको फाइंड आउट है। गाइस यहां से यहां तक आपका क्या है, यहां से यहां तक आपका मैन्युफैक्चरिंग लेबरर है, फाइन। ओके, अब गाइस LA माइनस LSM ये आपका जो है लेबर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ओके फाइन, तो गाइस जब भी अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, लेट्स से कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच एट W2, तो गाइस यहाँ पे एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर विल बी सच दैट कि जो टोटल लेबर है ना
in both sector adjust to meet the equilibrium phase. ठीक है गाइस, इसे तो ठीक है ना कि ये इसका सप्लाई है, इसका डिमांड है, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ठीक है। बट जो ये एक्स्ट्रा लेबर है, जो ये एक्स्ट्रा लेबर है गाइस, ये क्या चाहेगा कि हम जो मूव कर जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, ताकि जो है हमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन मेंटेन हो सके। हाँ, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो मूवमेंट होगा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द दिस यूनिट LALSM, ये वाला LALSM, ठीक है। So the total amount of the labor that migrate from the agriculture sector to the manufacturing sector will be the difference between the initial labor in the agriculture sector to maintain the equilibrium points, ठीक है। ओके, क्या सिंपल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। आपको गिवन है डिमांड सप्लाई कर्व, आपको गिवन है, और गाइस ये आपकी एक्सपेक्टेड सॉरी लेट्स से दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ वेज रेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ वेज रेट। और गाइस ये आपका क्या है, एक्सेस सप्लाई है ना, एक्सेस सप्लाई, तो इसकी एक्सपेक्टेशन ये होंगी कि जब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मूव करेंगे तब हमारा जो वेज रेट हाई होगा, ठीक है, तो उसके एक्सपेक्टेशन होंगे, तभी जो है गाइस वो आपका क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे जो है दोनों रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ए है, ठीक है। तो ये गाइस जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा आपका डिपेंड है डायग्राम पे, ठीक है। तो गाइस डायग्राम को बस आप अच्छे से समझ जाओ, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फाइन, ओके। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। 48 आपको गिवन है कि इफ x एंड y आर द टू रैंडम वेरिएबल विद अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो आपको गिवन है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 2/3 x प्लस 2y फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 1, 0 अदरवाइज। आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल टू हाफ पे इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ओके। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको जो है ना x और y आर द टू रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, ओके। तो गाइज सबसे पहले जो है ना हम लोग निकालते हैं मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, हाँ गाइज ये वाला मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, दैट इज एफ वाई, सॉरी ये नीचे में आपका कैपिटल आएगा, दिस इज योर कैपिटल ऑफ y इज इक्वल टू गाइज क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई, हाँ एफ एक्स वाई गाइज जो आपको गिवन है, दैट इज, ठीक है, डी एक्स। गाइज हम लोग y का निकाल रहे हैं तो हमें x के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है गाइज, आई होप कि ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। और गाइज x का जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो y का जो सॉरी रेंज है, ये आपका लेस देन, मतलब x और y जो लाइज कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। और गाइज ये हमें पता है ना ये क्या है 2/3 x प्लस 2y, तो जस्ट इसी को इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, दैट इज 2/3 x प्लस 2y dx, ठीक है, डन। तो गाइज चलिए इसको इस क्वेश्चन को गाइज हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देन आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, ओके। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। और गाइज ये आपका डिनोट होता है लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एफ वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, हम लोग गाइज निकाल रहे हैं y का, ठीक है, बट हम लोगों को जो है इसका इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो और गाइज ये वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2/3 x प्लस 2y dx, ठीक है, dx। जब भी y निकालेंगे x के रिस्पेक्ट पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इन द केस ऑफ मार्जिनल डेंसिटी, ठीक है, ओके।
तो गाइस जस्ट ये 2/3 क्या है आपका, एक कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा 2/3। और गाइस x का विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्लस गाइस अब ये y जो है ना ये कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, ठीक है। ये आपका क्या है 2y, या दिस इज 2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2yx, ठीक है। कांस्टेंट का गाइस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x ही तो होता है, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट होगा 2y, तो 2y एज इट इज बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या x, और लिमिट क्या है 0 to 1, डन। तो गाइस जस्ट पुट द लिमिट, तो इसका लिमिट गाइस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 2y, और गाइस एक बार जीरो वाला केस लेंगे तो जीरो में तो गाइस ये तो पूरा जीरो ही बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 2 कैंसिल, तो ये आपका आएगा 1/3 प्लस 4y/3, ठीक है। ये आपका मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y आपको आएगा 1/3 प्लस 4y/3, ठीक है, ओके। बट गाइस यहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पूछा गया है, ओके। तो गाइस अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, दैट इज कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन दैट इज एफ एक्स बाय वाई, स्मॉल एक्स बाय वाई, ये क्या होगा गाइस, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है गाइस, इसका फॉर्मूला एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो गाइस ये हमें पता है ना, ये वाला तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है ये वाला, ठीक है। सो जस्ट पुट इट 2/3 एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, और गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट एफ ऑफ वाई को ड्राइव किया 1/3 प्लस 4y/3, जस्ट पुट हियर 1/3 प्लस 4y/3, फाइन, ओके। तो गाइस इसका जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन आपको ये निकला, ठीक है, ये आपका कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन है। अब हमें गाइस निकालना क्या है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ, तो गाइस इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, x इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स या फिर एफ एक्स, ठीक है। तो दैट इज x इंटू कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, so that is f x by y x y from 0 to 1, from 0 to 1, okay guys, this is the formula of conditional expectation, okay, done। 0 to 1 क्योंकि इसका रेंज जो है 0 to 1 तक है। गाइस एक्सपेक्टेशन क्या होता है, x इंटू द डेंसिटी फंक्शन ना, x इंटू पी एक्स, तो जस्ट गाइस वही आपका है यहाँ पे x इंटू पी एक्स, बट ये कंडीशनल के केस में है, कंडीशनल डेंसिटी यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले आपका कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकाले, फिर देन आपका इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया, ठीक है, जो कि आपका ये वाला होगा, डन। ओके जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ओके। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू of x given that y equal to 1/2 is equal to is equal to is equal to गाइस क्या था, 0 से 1 x इंटू कंडीशनल वाला, और कंडीशनल वाला गाइस आपको ये निकला है, तो जस्ट पुट हियर तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस
4y/3। बट गाइस आपको यहाँ पे y का वैल्यू गिवन है, दैट इज 1/2, तो जस्ट पुट हियर 1/2। तो जब आप इसको यहाँ पे 1/2 गाइस पुट करोगे y का वैल्यू, तो ये क्या आएगा, 0 to 1 x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, 2/3 x प्लस 2 इंटू वाई, वाई क्या है 1/2, सो दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 4/3 इंटू वाई, और वाई का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो गैस जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आपको वैल्यू आएगा ये आपको ये आएगा 0 to 1, और गैस ये 2/3 आपका बाहर निकल जाएगा, सो दैट इज 2/3, और गाइज ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 1/3 प्लस 2/3, तो ये डिनोमिनेटर आपका पूरा 1 बन गया, और ये आपका तो ये सिंपल एज इट इज रहेगा, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 dx, फाइन, ओके। तो गाइज इसको अगेन क्या होगा, 2/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है, सिंपल। तो गैस इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी है ना, तो ये क्या होगा, 2/3 एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। तो गैस जस्ट पुट द लिमिट हियर, 2/3 2/3 यहाँ पे क्या आएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये गैस आपका प्लस वाला हो गया माइनस, ओके। सो दिस इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस गाइस लोअर लिमिट में आपका जीरो है ना, तो 0/3 प्लस 0/2, तो ये तो पूरा ओवरऑल टर्म जीरो बन जाएगा, तो ये आपका पूरा ओवरऑल टर्म जीरो बन जाएगा। तो इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, 2/3, और ये आपका क्या आया 1/3 प्लस 1/2, तो गाइस टेक द एलसीएम, सो 2/3 इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आपको आएगा 5/6, ठीक है, सो that is 5/9, ठीक है, that is 5/9, so the correct option is A, 5/9, done, 5/9, okay। Okay guys, move to question number 49, और 49 guys आपको given है कि if a discrete random variable x follows the uniform distribution and assume only the values 8, 9, 11, 15, 18 and 20, then the probability mod of x minus 14 less than 5 is what, ठीक है। तो गाइस ये आपका सिंपल मॉड है ना, ये क्या है, x minus 14 लेस देन 5, तो गाइस जस्ट इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा गाइस, x minus 14 इज फ्रॉम -5 to 5, हाँ ये तो होता है गाइस, गाइस मॉड x इज लेस देन 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि x इज फ्रॉम -5 to 5 ना, तो वही चीज तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मॉड x minus 14 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या है कि x minus 14 इज इन बिटवीन -5 to 5, ठीक है। तो गैस जस्ट इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको आएगा 9 to 19, 9 to 19 मतलब 9 से ज़्यादा और 19 से कम, ठीक है, 9 से ज़्यादा और 19 से कम, ओके, डन, ओके, ओके। बट गाइज यहाँ पे आपको गिवन क्या है ना कि if the discrete random variable x follows the uniform distribution and assume only this value, आपको ये वैल्यू ही सिर्फ एज्यूम करना है, तो गाइज इस केस में गाइज अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या क्या गाइज इसका पॉसिबल क्या क्या होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, बट आपको यहाँ पे गिवन है कि आपको जो वैल्यू लेना है आपको इसी में से चूज करना है, तो गाइज 11 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि 11 यहाँ पे भी आ रहा है, 15 यहाँ पे भी आ रहा है, ओके, 18, ओके, 18 गाइज यहाँ पे भी आ रहा है, और 20, और 20, अच्छा 20 नहीं आ रहा है, सॉरी, तो 20 आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके, ओके।
तो गाइज जो वैल्यू यहाँ पे जो सेटिस्फाइड कर रहा है ओनली 3 वैल्यूज ही आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन को देखते हुए 11, 15 और 18। हाँ, तो जो वैल्यू जो सेटिस्फाइड हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइज इसको, वैल्यू वैल्यू जो सेटिस्फाइड हो रहा है दैट इज योर 11, 15 and 18. Okay, so the total valid values are only 3, this 11, 15 and 18. Okay, okay guys, अब हम लोग इसके डिटरमाइन करते हैं प्रोबेबिलिटीज को कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटीज। गाइस यहाँ से ध्यान से देखो, ओके फाइन गाइस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और गाइस ये रैंडम है, तो ईच का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज 1/6, 1/6, 1/6 होगा सबका। ओके, 1/6, 1/6 होगा गाइस। ओके, बट हमें क्या निकालना है कि probability of mod of x minus 14 is less than 5। और इस केस में गाइस अभी हम लोगों ने देखा कि ओनली इसका 3 पॉसिबल आउटकम्स ही आ रहा है, सो दैट इज probability of x इक्वल टू 11 प्लस probability of x इक्वल टू 15 प्लस probability of x इक्वल टू 18 होगा। और गाइस इच का जो प्रोबेबिलिटी है गाइस वो 1/6, 1/6 है ना, क्योंकि गाइस टोटल 6 है तो हर एक का 1/6, 1/6 होगा ना प्रोबेबिलिटी। तो जस्ट गाइस यहाँ पे क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/6, 3/6 मतलब 1/2, सिंपल 1/2। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, सिंपल, पहले आपको ये मॉड था, पहले आपको इसको मॉड को ओपन करना था, तो जो x का जो गाइस जो वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा था, फ्रॉम 9 टू 19, फ्रॉम 9 टू 19, 9 टू 19, बट आपको इसी में से जो है इसका वैल्यूज को लेना था। तो हम लोगों ने देखा कि ओनली 3 वैल्यूज ही आ रहा है, 11, 15 और 18। और गाइस हर एक का जो पॉसिबल आउटकम्स है दैट इज 1/6, 1/6, 1/6 ही तो है, तो just put guys 1/6 plus 1/6 plus 1/6, that is 3/6, or that is 1/2. That's why the correct answer is 1/2. Okay. Hmm? Okay guys, move to question number 50, और 50 guys आपको given है कि assume the following probabilities for two event A and B। probability of A आपको given है that is 0.5, probability of B आपको given है that is 0.7, and probability of A union B आपको given है 0.85। then we can conclude that A and B are mutually independent, या फिर A and B are equally likely, या फिर A and B are not mutually independent, या फिर A and B are mutually exclusive। ठीक है, ओके, तो गाइस फॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अगर मैं बात करूं, फॉर म्यूचुअली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो गाइस ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही तो केस होता है फॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के केस में। फाइन, तो गाइस सबसे पहले आप ये वाला इक्वेशन को देखो, इसका वैल्यूज को यहाँ पे डाल के, कि अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है, ये भी जो सेट है, जो इवेंट है, ये आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज पता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए आपको पता है, गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.50। और गाइज प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी भी आपको पता है, दैट इज 0.70। और गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी आपको पता है, दैट इज 0.85, 0.85। ओके, और गाइस हमें ये इनक्वालिटी मतलब इक्वालिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस ये वाला इधर चले जाएगा, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A union B। probability of A guys आपको पता है 0.50 प्लस probability of B भी आपको पता है that is 0.70।
0.70 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 0.85। ठीक है, तो गैस जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो आपको वैल्यू आएगा ये आपको आएगा 0.35। ठीक है, 0.35। अगर मैं ऑप्शन ए को गाइज एनालाइज करूं फॉर द म्यूचुअली इंडिपेंडेंट केस के केस में, तो ये वाला सेटिस्फाइड होना चाहिए फॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के केस में। तो गाइज जस्ट पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है यहाँ पुट करो, प्रोबेबिलिटी बी भी आपको पता है यहाँ पुट करो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपको पता ही है 0.35। देखो ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि यस दिस इज अ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट केस, अदरवाइज नो। ठीक है, ओके। सो गाइज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको कितना 0.50, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 0.70। और गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला दैट इज 0.35। सो दैट इज 0.35। okay, so for mutually exclusive we know from the above discussion, for mutually independent आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो गाइज ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 0.35 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.50 इंटू 0.70। तो गाइज ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, 0.35 इक्वल टू 0.35, तो इसका मतलब है कि ये आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट केस है। ठीक है, ये आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट केस है। So the correct option is A. Done? Okay. Correct option is 1 guys. ओके तो गाइज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इकॉनिकल इंस्टीट्यूट में गाइज 3 कोर्स जो कि लाइव है। पहला आपका एमएमएससी फाउंडेशन कोर्स, दूसरा आईआईटी गेट आईआईटी जम क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, और तीसरा आपको फाउंडेशन बैच। ठीक है, और गाइज सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गाइज आप इस बैच को ले सकते हैं, जहाँ की आपको गाइज टोटल मतलब आपको जितने भी टोटल पीआईक्यूज हैं, ऑल पीआईक्यूज, जेएनयू, आईजीआईडीआर, सीयूटी, एसएनयू, साउ, अशोका, ठीक है, ये आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। ऑल पीआईक्यूज टॉपिक वाइज डिस्कशन होते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी गाइज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और गाइज दूसरा बैच जो कि 25 सितंबर से लॉन्च हो रहा है, ये आपका यूजीसी नेट के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे गाइस आपको ऑल पीआईक्यू लाइक कि यूजीसी नेट, सेट, गेट, पीजीटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये भी गाइस आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। ऑल पीआईक्यूज ऑफ नेट, गेट, पीजीटी, सेट, और टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा सारे सब्जेक्ट के लिए। और ये गाइस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो गाइस इस बैच के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, और गाइस मैं तीनों का लिंक जो है ना मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय।